हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। चैप्टर 3 का नाम है मानव जनन। मानव जनन में सबसे पहले मैं आपको मानव जनन के बारे में बताऊंगी और देन इसके बाद हम पढ़ेंगे नर जनन अंग। तो मानव जनन में क्या होता है, प्रकृति में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जीव जंतु जितने भी होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने वंश, अपनी जाति, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए क्या करते हैं, एक प्रक्रिया करते हैं जिसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन या फिर प्रजनन कहते हैं। प्रजनन की क्रिया में ये जीव क्या करते हैं, अपने ही समान नए छोटे जीवों को उत्पन्न करते हैं और अपने आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब आनुवांशिक लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि जनक होते हैं, उनका डीएनए यानी आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो माता पिता से उनकी संतानों में जाता है और वही लक्षण जो माता पिता के होते हैं वही लक्षण उनकी संतानों में दिखाई देते हैं। ये जो प्रक्रिया है वो संसार के सभी जीवों में पाई जाती है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इस चैप्टर में हमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन इसके पहले हम प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ चुके हैं, अब हमारा टॉपिक आ गया ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमंस में पहले हम देखेंगे तो नर जनन अंग, किसके बारे में देखेंगे, नर जनन अंग के बारे में, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो नर जनन अंग में हम सबसे पहले देखेंगे कि जो वह अंग जो शुक्राणुओं यानी कि स्पर्म्स को प्रोड्यूस करता है या निर्माण करता है उसे हम कहते हैं टेस्टिस यानी कि वृषण कहते हैं। ये यहाँ पर मैंने बोर्ड पे वृषण का चित्र दिखाई दिया है, बनाया है। ये जो वृषण का चित्र यानी कि टेस्टिस का ये फ्रंट व्यू है और ये साइड व्यू है। तो हम अभी देखेंगे चित्र में डिटेल में। तो जो वृषण होते हैं वो करते क्या है, जो मनुष्य होते हैं यानी कि नर होते हैं, उनमें जो गोनेड्स होते हैं, गोनेड्स के रूप में कौन पाए जाते हैं, वृषण पाए जाते हैं। यही जो वृषण है वो किसका निर्माण करते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। अब होता क्या है, जो शुक्राणु का निर्माण करने वाले टेस्टिस होते हैं इसे ही प्राइमरी ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी ऑर्गन यानी कि प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। क्लियर। वृषण को जो हमारे शरीर में, अरे यार, हमारे मस्तिष्क में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। यही जो हार्मोन है वो टेस्टिस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इससे जो स्पर्म्स निकलते हैं उसको कंट्रोलिंग करने का काम कौन करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। कहाँ से निकलता है, पीयूष ग्रंथि से। अब हम देखेंगे जो स्पर्म्स होते हैं, वृषण होते हैं, उसका आकार होता है 2 से 3 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका आकार होता है। और आकृति यदि हम देखेंगे वृषण की तो ये होते हैं अंडाकार यानी कि पाउच के आकार के होते हैं, एग शेप होते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे जो ये चित्र दिखाई दे रहा है वृषण का फ्रंट व्यू, इसको देखेंगे। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है ये कहलाता है, ये इसको मटा दे रही हूँ, ठीक है, इसको कहते हैं ब्लैडर। क्या कहते हैं, ब्लैडर। ब्लैडर का कनेक्शन ऊपर 2 किडनियों से होता है। ये होती है राइट किडनी और ये है लेफ्ट किडनी। क्लियर। अब किडनी से क्या होता है, मूत्र यानी कि यूरिन का ट्रांसफ़र होता है जो कि ब्लैडर तक आता है और ब्लैडर से एक नलिका द्वारा हमारे शरीर से इसको बाहर कर दिया जाता है। इसको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि जहाँ से यूरिन का पास होता है वहीं से सीमेन का भी बाहर शरीर के द्वारा पास किया जाता है, इसलिए हमको इस नलिका के बारे में देखना है। तो यहाँ से क्या होता है, किडनी से यूरिन कहाँ आ जाता है, ब्लैडर में आ जाता है, छन करके, है ना।
होता क्या है, जब हमारे क्रिया में जो यूरिन का निर्माण होता है वो कहाँ आता है, किडनी तक। फिर किडनी में वाटर और यूरिन सेपरेट हो जाते हैं, यानी कि जल और मूत्र दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है और यूरिन आ जाता है ब्लैडर में। और यूरिथ्रा के द्वारा ये जो दिखाई दे रही है ये पूरी ये नलिका, ये क्या है, यूरिथ्रा यानी कि मूत्र नलिका। यहाँ से क्या होता है, इसका बाहर विसर्जन कर दिया जाता है या फिर त्याग कर दिया जाता है। ठीक है, तो शरीर से बाहर एक नलिका के द्वारा किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। और ये क्या है, ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन को इकट्ठा किया जाता है और यूरिन को जिसके द्वारा बाहर किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रा। ध्यान से देखना नाम, क्लियर। तो जहाँ पे मूत्र यानी कि यूरिन का एकत्रण होता है उसे कहते हैं ब्लैडर, और जिस नलिका के द्वारा उसको बाहर किया जाता है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। अब जो यूरेथ्रा है इसके द्वारा, इससे मूत्र यानी कि यूरिन के अलावा एक और पदार्थ का को भी बाहर किया जाता है, जिसे हम कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन। जो सीमेन होता है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है। सीमेन जो होता है वो कहाँ से निर्मित होता है, ये यहाँ पर एक होती है सेमाइनल वेसिकल, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है। सीमेन का मुख्य रूप से निर्माण जो होता है वो होता है टेस्टिस में। कहाँ होता है, टेस्टिस में। टेस्टिस जो करता है स्पर्म्स यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, शुक्राणुओं का निर्माण करता है टेस्टिस। अब ये शुक्राणु कहाँ जाते हैं, ये कहलाए टेस्टिस। दो टेस्टिस यानी कि एक जोड़ी टेस्टिस नर जनन अंग में पाए जाते हैं, ये प्राइमरी नर जनन अंग होते हैं। ये गोनेड्स के रूप में पाए जाते हैं और क्या होते हैं, दो पाए जाते हैं, यानी कि एक जोड़ी वन पेयर में पाई जाती है। यहाँ से हम देखेंगे टेस्टिस से एक नलिका जा रही है, ये बहुत पतली पतली नलिका है जो ग्रीन कलर से दिखाई दे रही है। ये नलिका जो होती है ये कहलाती है, इस नलिका को कहते हैं वास डिफरेंस। क्या कहते हैं, वास डिफरेंस डक्ट। ये जो वास डिफरेंट डक्ट है ये यहाँ से जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वास डिफरेंट है यहाँ तक होती है ना, और यहाँ पर एक ये ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है ना, ये ग्रंथि जो होती है ये कहलाती है सेमाइनल वेसिकल। ये क्या कहलाती है, सेमाइनल वेसिकल, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र नलिका। सेमाइनल वेसिकल को क्या कहते हैं, शुक्र नलिका। यहाँ से स्पर्म्स जाते हैं और यहाँ पर एक ये जो ग्रंथि है यहाँ से एक और द्रव स्त्रवित होता है जो कि स्पर्म में मिल जाता है। ये स्पर्म को मोटाइल बनाता है। ठीक है, तो स्पर्म यहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं और क्या होता है, ये जो बाहरी जो शरीर के बाहर पाया जाता है अंग उसको कहते हैं पेनिस। जो पेनिस का मुख्य यानी कि अग्र भाग होता है उसको कहते हैं ग्लांस पेनिस। तो यहाँ से स्पर्म्स को कहाँ छोड़ दिया जाता है, शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है। आ रही बात समझ में। तो जो टेस्टिस होते हैं वो स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। यहाँ से स्पर्म्स होते हुए कहाँ चले जाते हैं, सेमिनिफेरस जो वास डिफरेंसिया होती है। फिर यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से एक और द्रव स्त्रवित होता है। तो इस जो नलिका है उसका नाम बदल जाता है ना, उसका नाम हो जाता है इजैकुलेटरी डक्ट होता है। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट क्या करती है, स्पर्म्स को पेनिस तक लेकर आती है और पेनिस से स्पर्म्स को बाहर छोड़ दिया जाता है। यहाँ हम देखेंगे कि जो सबसे ऊपर होती है ब्लैडर के यहाँ पर एक ग्रंथि पाई जाती है जो कहलाती है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या कहलाती है, प्रोस्टेट नाम बहुत से लोगों ने सुना होगा लेकिन इसके बारे में डिटेल नहीं जानते। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो किसमें पाई जाती है, पुरुषों में पाई जाती है। ये उदर गुहा में होती है और ब्लैडर के जस्ट नीचे होती है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये भी एक द्रव को स्रावित करती है। यहाँ से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी निकलता है। अब होता क्या है, प्रोस्टेट के नीचे एक और ग्रंथि होती है जिसे कहते हैं काउपर ग्रंथि। क्या कहते हैं, काउपर ग्रंथि। ये जो काउपर ग्रंथि है ये मटर के दाने के समान होती है। तो काउपर ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और ये जो सेमाइनल वेसिकल होता है ये तीनों क्या करती हैं, द्रव को निकालती हैं, स्रावित करती हैं, जो कि शुक्राणुओं से मिल जाता है। प्रॉपर स्पर्म्स का निर्माण होता है जो कि स्पर्म्स को क्या कर देते हैं, इसको मोटाइल बनाते हैं। इन तीनों को मिलकर के कहते हैं सीमेन। क्या कहते हैं, सीमेन कहते हैं। स्पर्म्स
और जो सेमाइनल वेसिकल से द्रव निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से द्रव निकलता है और काउपर ग्रंथि से जो द्रव निकलता है, ये तीनों चीज़ें मिल करके क्या बना लेती हैं, सीमेन का निर्माण करती हैं। ये जो सीमेन होता है वो फीमेल वेजाइना में जा करके फिर क्या करता है, फर्टिलाइजेशन का काम करता है। तो क्लियर है, सीमेन किस किस से मिलता है, सेमाइनल वेसिकल से जो द्रव निकलता है, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि से, है ना, और इसमें स्पर्म भी मिले होते हैं। क्लियर, तो ये मिक्स क्या कहलाता है, सीमेन कहलाता है। अब ये हो गया भाई टेस्टिस यानी कि नर जनन अंग का फ्रंट व्यू, ये आपको क्लियर हो गया। ये क्या कहलाते हैं, एक जोड़े में पाए जाते हैं ब्रसण यानी कि टेस्टिस। यहाँ से एक नलिका निकली होती है जिसे हम क्या कहते हैं, वास डिफरेंस। वास डिफरेंस यहाँ तक जाता है, सेमाइनल वेसिकल से मिलता है, फिर यहाँ से एक और द्रव निकलता है। इस डक्ट का नाम बदल जाता है एजेकुलेटरी डक्ट। अब एजेकुलेटरी डक्ट जाकर के पेनिस में मिल जाती है। यहाँ पर होती है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट के नीचे होती है काउपर ग्लैंड। ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट के नीचे काउपर ग्लैंड। क्लियर, तो ये हो गया नर जनन अंग का चित्र, ये एग्जाम में आता भी है। अब यहाँ हम देखेंगे ये जो ब्रसण का यानी कि टेस्टिस का चित्र दिखाई दे रहा है, साइड व्यू है ये। यहाँ हम सबसे बाहर देख सकते हैं ब्रसण के चारों ओर एक पतली झिल्ली पाई जाती है। हाँ, जो पेनिस होता है वो भी दो परतों के द्वारा यानी कि त्वची परत के द्वारा ढका होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, जो टेस्टिस होता है ये भी एक परत के द्वारा ढका होता है जिसे हम कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं, स्क्रोटम। जो स्क्रोटम है वो टेस्टिस की रक्षा करता है इसके अंदर, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो ये उसकी रक्षा करता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक जो इससे नलिका जुड़ी होती है इसे हम कहते हैं अधिब्रषण। इसे क्या कहते हैं, ये जो दिखाई दे रही है ये क्या कहलाती है, अधिब्रषण, यानी कि इंग्लिश में इसको कहते हैं एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, क्लियर। तो ये होता है टेस्टिस, और टेस्टिस से ये जो नलिका होती है वो एपिडिडाइमिस कहलाती है। फिर एपिडिडाइमिस जाके वासा डिफरेंसिया में जुड़ती है, फिर वासा डिफरेंसिया एजिकुलेटरी डक्ट में जुड़ती है, एजिकुलेटरी डक्ट जाके पेनिस में मिल जाती है। ये प्रोसेस चलती है भाई, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिब्रषण, ये ब्रसण है पूरा, यहाँ पे ये क्या कहलाता है, अधिब्रषण यानी कि एपिडिडाइमिस। क्लियर, यहाँ पर एक जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं, स्क्रोटम के अंदर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये सभी लेयर्स क्या करती हैं, टेस्टिस की रक्षा करती हैं, है ना। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखाई थी मैंने आपको, यहाँ पर सेमिनिफेरस वेसिकल से निकलती है, ये यहाँ पर ये दिखाई दे रही, ये हमारा साइड व्यू है ना, वही नाम यहाँ पे भी आ जाएंगे पर थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाएगा। अब ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है वो आगे जाकर टुकड़ों में टूट जाती है जिसे रेटिटेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं, रेटिटेस्टिस, जो कि शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है। क्लियर, तो ये हमारा हो गया टेस्टिस का साइड व्यू। अब जो मैंने एक क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में भी आता है, 2 नंबर से आता है, और नीट में भी पूछा जाता है कि जो ब्रसण होते हैं वो उदर गुहा से बाहर क्यों होते हैं, उदर गुहा के अंदर क्यों नहीं होते हैं। तो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है, शुक्राणुओं का निर्माण करने का जो टेम्परेचर होता है वो जो हमारे शरीर का तापमान होता है उससे लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो स्पर्म्स को डेवलप करने का यानी कि निर्माण करने का टेम्परेचर माना जाता है वो होता है 35, यानी कि 37। तो उस 37 में क्या होंगे, स्पर्म्स मर जाएंगे, तो 35 में स्पर्म्स जीते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जो ब्रसण है वो उदर गुहा में क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणुओं का निर्माण देह गुहा के तापमान पर नहीं हो पाता। देह गुहा मतलब हमारी जो सीलोम होती है शरीर के अंदर की कैविटी, उसमें स्पर्म्स का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए टेस्टिस कहाँ होते हैं, बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि टेस्टिस ही क्या करते हैं, स्पर्म्स का निर्माण करते हैं। तो ये बात याद रखना कि स्पर्म्स का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है, शरीर के बाहर पाए जाते हैं, क्योंकि हमारे देह गुहा का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो स्पर्म्स के निर्माण के लिए उपयुक्त नहीं होता है, इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर होते हैं, उदर गुहा के बाहर होते हैं, है ना।
तो टेस्टिस और पेनिस ये दोनों ही कहाँ होते हैं, शरीर के बाहर होते हैं। बाकी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, किडनी, ब्लैडर, ये सारी जो ट्यूब्यूल्स होती हैं वो कहाँ होती हैं, हमारी बॉडी के अंदर। तो आज तक आपने ये सब नाम सुने होंगे, लेकिन आज आपको मैंने डिटेल में बताया तो आ रही बात समझ में कि ये सब ग्लैंड्स जो है, नलिकाएं जो कहाँ किससे जुड़ी होती हैं। क्लियर है? अब हम प्रसन्न की और जो नर जनन अंग है उसको डिटेल में देखते हैं। मानव जनन अंग 6 भागों से मिलकर बना होता है। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मानव जनन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना होता है? 6 भागों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला भाग मैंने आपको क्या बताया? वृषण यानी कि टेस्टिस। तो टेस्टिस में मैंने आपको क्या बताया कि ह्यूमन बॉडी में कितनी जोड़ी टेस्टिस होते हैं? 1 जोड़ी यानी कि 2 टेस्टिस होते हैं। क्लियर? इसके बाद मैंने आपको इसका शेप बताया। शेप कैसा होता है? शेप यानी आकार कैसा होता है? इसका आकार होता है अंडाकार। अब हम इसकी आकृति देख लेते हैं। आकृति जो टेस्टिस की आकृति होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होता है ना, और पाउच के आकार का यानी कि अंडाकार होता है। 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है। ये गोलाकार भी होते हैं, ये अंडाकार और गोलाकार। और मैंने आपको क्या बताया था कि जो टेस्टिस होते हैं वो शरीर से बाहर होते हैं। क्यों? क्योंकि देह गुहा से बाहर होते हैं, क्योंकि टेस्टिस स्पर्म्स का निर्माण करते हैं और स्पर्म्स का निर्माण 37 डिग्री सेल्सियस पर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो देह गुहा के तापमान पर शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए टेस्टिस बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। टेस्टिस में मैंने क्या बताया आपको कि जो टेस्टिस होते हैं वो कई नलिकाओं के द्वारा बने होते हैं। इन नलिकाओं को कहते हैं सेमिनिफेरस नलिका। क्या कहते हैं? सेमिनिफेरस नलिकाएं कहते हैं। इन सेमिनिफेरस नलिकाओं में कई सेल्स पाई जाती हैं। बहुत सारी सेल्स से मिलकर ये नलिकाएं बनी होती। इन सेल्स को कहते हैं लेडिंग सेल्स। क्या कहते हैं? लेडिंग सेल्स कहते हैं। यही जो लेडिंग सेल्स होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को निर्मित करती हैं। कौन बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को? लेडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। और मैंने आपको क्या बताया था, जो वृषण का कंट्रोलिंग करता है वो कौन करता है? पीयूष ग्रंथि करती है। पीयूष ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जो कि वृषण को कंट्रोल करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। गोनेडोट्रोपिक, इसको आप नोट्स बना के बहुत अच्छे से लिखेंगे तो आपको बहुत क्लियरली नर जनन तंत्र के बारे में याद हो जाएगा, आपको कोई कठिनाई नहीं जाएगी। तो नोट्स आप साथ साथ में बनाते जाएंगे। तो पीयूष ग्रंथि क्या करती है? वृषण को कंट्रोलिंग करने का काम करती है। कंट्रोल कौन करता है भाई? पीयूष ग्रंथि करती है। और पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिक हार्मोन से शॉर्ट में GH हार्मोन भी याद कर सकते हैं आप, है ना। अब होता क्या है, टेस्टिस के चारों ओर एक झिल्ली होती है। ऐसी हमने टेस्टिस का चित्र मैंने आपको बता दिया था। तो टेस्टिस के चारों ओर क्या होती है? एक झिल्ली होती है जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। और जो टेस्टिस होता है वो किस में सेफ होता है? स्क्रोटम होता है जिसमें ये सेफ होता है। स्क्रोटम क्या करता है? वृषण को सेफ करने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर स्पर्म्स का निर्माण होता है। क्लियर? तो ये हो गया भाई वृषण जो मानव जनन तंत्र का पहला भाग होता है। टेस्टिस क्या बताया मैंने कि मनुष्य में एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इसमें क्या होती है? इसका जो कंट्रोलिंग करता है, याद रखना, पीयूष ग्रंथि करती है ना। इसके चारों ओर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसमें कई नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे हम कहते हैं सेमिनिफेरस नलिका। इसके अलावा इसमें इस नलिकाओं में कई सेल्स पाई जाती हैं। ये जो नलिकाएँ होती हैं वो कई सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। इन सेल को कहते हैं लेडिंग सेल। क्या कहते हैं? लेडिंग सेल कहते हैं। और यही लेडिंग सेल जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। सेकंड है अधिवृषण।
अधिवृषण क्या होता है? वृषण नलिका जो होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होती है, शुक्र नलिका जिसे कहते हैं, उससे और एक पतली नलिका निकलती है, लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। 6 सेंटीमीटर लंबी नलिका के रूप में जो निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। ये जो अधिवृषण है ये कहाँ से निकलता है? शुक्र जनन नलिका, जिसे हम सेमिनिफेरस ट्यूब भी कहते हैं, ट्यूब्यूल्स, ठीक है ना। अभी मैंने बताया था आपको वृषण में कई नलिकाएं पाई जाती हैं जिसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इन्हीं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से और कई पतली पतली नलिकाएं निकलती हैं जिसे हम क्या कहते हैं? अधिवृषण कहते हैं। अधिवृषण में कई पतली पतली नलिकाएं होती हैं जो आगे जाकर एक जाल बना लेती हैं। क्या बना लेती हैं? एक जाल यानी कि नेट बना लेती हैं, जिसे हम कहते हैं रेटिटेस्टिस। क्या कहते हैं? रेटिटेस्टिस। यही जो रेटिटेस्टिस होता है, यहाँ पर स्पर्म्स का क्या होता है? परिपक्वन होता है, यानी कि ये मैच्योर हो जाते हैं। स्पर्म्स क्या हो जाते हैं? मैच्योर हो जाते हैं। कहाँ पर? रेटिटेस्टिस में। क्लियर। अब जो अधिवृषण होता है वो आगे जाकर किस में खुलता है? अधिवृषण आगे जाकर किस में खुलता है? वास डिफरेंस में। किस में खुलता है? वास डिफरेंस में खुलता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? वास डिफरेंस। शुक्र नलिका। अब ये जो शुक्र नलिका है ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है अधिवृषण से। कहाँ निकलती है? अधिवृषण से निकलती है। और ये क्या करती है? शुक्राणुओं को अधिवृषण से कहाँ पहुँचाती है? शुक्राशय तक पहुँचाती है। ये किसको ट्रांसफ़र करती है? स्पर्म्स का क्या करती है? इसका काम क्या है? स्पर्म्स का ट्रांसफ़र करना। कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है भाई? ये कर देती है अधिवृषण से शुक्राशय तक। क्लियर। अधिवृषण से शुक्राशय तक स्पर्म्स को कौन पहुंचाता है? शुक्र नलिका, यानी कि वास डिफरेंस पहुंचाती है। और इसकी जो लंबाई होती है लगभग 30 सेंटीमीटर लंबी ये होती है। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा वृषण में? अधिवृषण। और थर्ड आ जाएगा वास डिफरेंस। फोर्थ पॉइंट आता है शुक्राशय, जिसे क्या कहते हैं? सेमाइनल वेसिकल। ये जो सेमाइनल वेसिकल होता है इसका आकार होता है 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है। शुक्राशय क्या करता है? स्पर्म्स को कहाँ ले जाता है? यूरेथ्रा तक, यानी कि मूत्र मार्ग तक ले जाता है। स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है कहाँ? ये स्पर्म्स को ले जाता है यूरेथ्रा तक, यानी कि मूत्र मार्ग तक लेकर जाता है। जो शुक्राशय होता है उसमें क्या होता है? एक ग्लैंड जुड़ी होती है जिस सेमाइनल वेसिकल होती है। ये जो ग्लैंड होती है ये क्या करती है? एक चिपचिपे द्रव को स्रावित करती है। ये वाइट कलर का द्रव होता है। कैसा होता है? ये चिपचिपा द्रव होता है। चिपचिपे द्रव को क्या करता है? ये स्रावित करता है। ये जो द्रव होता है ये क्या करता है? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण देता है। स्पर्म्स को क्या देता है? पोषण प्रदान करता है, या फिर जिसे न्यूट्रिशन भी कहते हैं। ठीक है ना। तो स्पर्म्स को न्यूट्रिशन कौन देता है? सेमाइनल वेसिकल से जो द्रव निकलता है। अब जो सेमाइनल वेसिकल है वो द्रव को निकालती है, जिस नली के द्वारा निकालती है उस डक्ट को कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। क्या कहते हैं? ये मैं आपको चित्र में प्रॉपर समझा चुकी हूँ। इजैकुलेटरी तो जो इजैकुलेटरी डक्ट होती है ये क्या करती है? स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। क्लियर। ये किसको लेकर जाती है? स्पर्म्स को लेकर जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आएगा यूरेथ्रा। क्या आएगा? यूरेथ्रा, जिसे
मूत्राशय भी कहते हैं, सॉरी मूत्र मार्ग भी कहते हैं ना। अब होता क्या है, जो यूरेथ्रा होता है इसका कार्य क्या होगा, इसका नाम ही है मूत्र मार्ग, यानी कि ये यूरिन को शरीर के बाहर पास करता है ना, बाहर छोड़ देता है। लेकिन इसके अलावा ये यूरिन को ट्रांसफ़र करने के अलावा एक और चीज़ को ट्रांसफ़र करता है, जिसे हम कहते हैं स्पम्स, है ना। तो ये क्या करता है, स्पम्स को शरीर के बाहर छोड़ता है, किसके थ्रू, पेनिस के थ्रू। तो हम देखते हैं कि जो मूत्र मार्ग होता है उसमें स्पम्स को लेकर कौन आता है, शुक्राशय यानी कि सेमाइनल वेसिकल। ये जो सेमाइनल वेसिकल, इसमें एक चीज़ बताना मैं भूल गई, ये जो सेमाइनल वेसिकल होती है ये होती है प्रोस्टेट के ऊपर। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर। प्रोस्टेट ग्रंथि के ऊपर होती है सेमाइनल वेसिकल। अब सेमाइनल वेसिकल के नीचे एक और ग्रंथि होती है जिसे हम क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट के नीचे होती है काउपर्स, इसको हम आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं मूत्र मार्ग की, यानी कि यूरेथ्रा की। तो यूरेथ्रा क्या होती है, पतली पतली नलिका के रूप में होती है। ये कैसी होती है, नलिका के रूप में होती है, नलिका के रूप में पाई जाती है मूत्र मार्ग। और ये क्या करती है, जो स्पम्स होते हैं उसको शरीर से बाहर कर देती हैं। स्पम्स यानी कि शुक्राणुओं को शरीर से बाहर कर देती हैं। तो बाहर करने का काम कौन करता है, यूरेथ्रा करता है। क्लियर। तो मूत्र मार्ग का अटैचमेंट कहाँ से होता है, ये शुक्राशय यानी कि सेमाइनल वेसिकल से जुड़ी होती है, और दो यूरेथ्रा यानी कि दो मूत्र मार्ग जुड़े होते हैं, जो कि क्या करते हैं, स्पम्स को पेनिस तक लेकर आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है पेनिस। तो जो पेनिस होता है ये कैसा होता है, ये स्पंजी ऊतकों का बना होता है। कैसे, स्पंजी ऊतकों का बना होता है। और इसके अलावा ये जो भाग है ये पुरुषों में बाह्य रूप से पाया जाता है। ये क्या होता है, बाह्य जनन अंग के रूप में होता है, यानी कि ये शरीर के बाहर होता है ना। तो इसमें क्या होता है, कई स्पॉन्जी ऊतक इसको मिलकर के बनाते हैं। इसका जो ऊपरी भाग होता है उसे हम कहते हैं ग्लांस पेनिस। क्या कहते हैं, ग्लांस पेनिस कहते हैं। ये जो पेनिस होता है ये क्या करता है, स्पर्म्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। स्पर्म्स को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इसे के थ्रू स्पर्म्स कहाँ जाते हैं, फीमेल वेजाइनल एरिया में इसे के थ्रू स्पर्म को छोड़ा जाता है। अब इसके चारों ओर त्वचीय आवरण पाया जाता है, त्वचा का आवरण पाया जाता है। बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। ये जो पेनिस होता है ये स्पंजी ऊतकों का बना होता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। ये अभी हम नर जनन अंग पढ़ रहे हैं। पुरुषों में बाहरी रूप से यानी कि बाह्य जनन अंग के रूप में होता है। और ये क्या होता है, इसका जो ऊपरी भाग सबसे बाहरी भाग सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है। ये स्पर्म्स को शरीर से बाहर निकालता है ना। और इसके ऊपर जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, त्वचीय आवरण। लास्ट पॉइंट है प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। तो ये जो दोनों ग्रंथियां हैं, ये दोनों ही ग्रंथियां क्या करती हैं, द्रव को स्त्रावित करती हैं। ये जो द्रव है वो स्पर्म्स में मिल जाता है ना, और सीमेन का निर्माण करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि कहाँ होती है, ये होती है यूरेथ्रा के नीचे, सॉरी ब्लैडर के नीचे। कहाँ होती है, ब्लैडर के नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती। कौन सी, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। ये जो ग्रंथि है ये क्या करती है, ये वाइट कलर का यानी कि दूधिया रंग के द्रव को स्त्रावित करती है। ये जो द्रव होता है ये क्या करता है,
ये शुक्राणुओं को तैरने में यानी कि तैरने में मदद करता है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है ना, तो ये क्या करता है, स्पर्म्स को तैरने में मदद करता है। तो ये हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड का कार्य। ये क्या करता है, ये भी एक वाइट कलर के द्रव को स्रावित करता है जो कि स्पर्म्स को तैरने में मदद करता है। नेक्स्ट हो गई काउपर ग्लैंड। ये जो काउपर ग्लैंड होती है ये भी एक प्रकार के द्रव को स्रावित करती है। ये जो द्रव होता है वो शुक्राणुओं के गाढ़ेपन को क्या करता है, कम करता है। गाढ़ेपन को क्या कर देता है, कम कर देता है, यानी कि उसको पतला बना देता है ताकि फीमेल वेजाइना में जाने में उसमें आसानी हो। तो ये क्या करता है, इसको थिकनेस को कम कर देता है। थिकनेस को क्या करता है, कम करता है। क्लियर, ये कम का निशान है। अब हम देखते हैं कि ये जो सीमेन होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। सीमेन बना होता है शुक्राशय द्रव, यानी कि जो सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड मैंने बताई थी आपको, ब्लैडर के ऊपर पाई जाती, इस प्रकार का चित्र होता है। यहाँ पर यहाँ पे एक ग्रंथि लगी होती है, सेमाइनल वेसिकल बताया था मैंने। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल है यहाँ से भी एक द्रव निकलता है। फिर आगे हम जाते हैं तो यहाँ एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, वहाँ से भी एक द्रव निकलता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे होती है काउपर ग्लैंड, यहाँ से भी एक द्रव निकलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, स्पर्म्स। प्लस स्पर्म्स के अलावा ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये भी एक द्रव का स्रावित करती है, ये इसमें मिल जाता है ना। अब यहाँ से प्रोस्टेट ग्रंथि से भी एक द्रव निकलता है, ये भी स्पर्म में मिल जाता है। फिर काउपर ग्रंथि से भी एक द्रव निकलता है, ये भी सीमेन में मिल जाता है, तो स्पर्म से मिल जाता है। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है, सीमेन बनता है। क्या बनता है, सीमेन। तो सीमेन मैंने बताया किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, चलिए देखते हैं। शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव, शुक्राशय द्रव यानी कि सेमाइनल वेसिकल फ्लूइड। क्लियर। स्पर्म्स यानी कि शुक्राणु प्लस प्रोस्टेट द्रव, प्रोस्टेट ग्रंथि द्रव प्लस काउपर ग्रंथि द्रव। तो इन सभी चीज़ों से मिलकर के क्या बनता है, सीमेन का निर्माण होता है, जिसे हिंदी में वीर्य भी कहते हैं। मनुष्य एक बार में कम से कम 2.5 से 3.5 ml सीमेन को त्याग करता है। 2.5 से 3.5 सीमेन को त्याग करता है, जिसमें लगभग 20 से 40 करोड़, कितने यहाँ पे लिख देती हूँ ना, 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स होते हैं। जो एक बार में सीमेन निकलता है उसमें कितने स्पर्म्स होते हैं, 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स होते हैं, जिसमें से केवल 80% ही क्या होते हैं, जीवित होते हैं। क्लियर। जो काउपर ग्लैंड होती है ये स्पर्म्स को जीवाणुओं से मुक्त करती है, यानी कि जीवाणुओं से उसको बचाती है ना। तो काउपर ग्लैंड का कार्य क्या है, ये द्रव को स्रावित करती है, और जो द्रव होता है वो स्पर्म्स की थिकनेस को कम करता है और उसमें इसको जीवाणु रहित करता है, यानी कि बैक्टीरियल से इन्फेक्शन से बचाता है। क्लियर। और सीमेन याद रखना किस किस चीज़ से मिलके बनता है। यहाँ पर सेमाइनल बताया था मैंने, सेमाइनल वेसिकल यानी कि शुक्राशय, उससे एक द्रव निकलता है। यहाँ पर टेस्टिस से क्या आता है, स्पर्म, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो द्रव निकलता है और काउपर ग्लैंड से जो द्रव निकलता है, ये चारों चीज़ें मिलकर के क्या बना लेती हैं, सीमेन बना लेती हैं। शुक्राशय द्रव, स्पर्म्स, प्रोस्टेट ग्रंथि द्रव और काउपर ग्रंथि द्रव, है ना। और एक बार में कम से कम 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स निकलते, जिसमें से केवल 80% ही जीवित होती हैं। क्लियर। तो ये पुरुषों में, और क्या होता है, एक बार में 2.5 से 3.5 ml सीमेन ही निकलता है, उसमें 20 से 40 करोड़ स्पर्म्स पाए जाते हैं। तो ये हो गया नर जनन अंग, उसके भाग, टेस्टिस की संरचना, मैंने साइड व्यू, फ्रंट व्यू, आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हो गए, थ्योरिकल हो गए। आपको मैंने पहले चित्र के द्वारा भी समझाया। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम लिंक पर जाके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।